नमस्कार। हिंदी कौशल में आप सभी का स्वागत है। पहली कक्षा में हमने पढ़ा कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की विशेषताएं, भाषा की परिभाषा तथा भाषा के रूप व भाषा की लिपि। और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और हिंदी की देवनागरी लिपि के विषय में जानेंगे तथा साथ ही हिंदी वर्णमाला का भी अध्ययन करेंगे। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि को प्राचीन लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक माना गया है। अन्य भाषाओं की ही तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में अधिकांश शब्दों के ऊपर एक सिरोरेखा खींची जाती है, परंतु कुछ वर्णों जैसे थ, ध, भ, श के ऊपर सिरोरेखा नहीं खींची जाती है। देवनागरी लिपि में जैसा शब्दों का उच्चारण होता है वैसा ही ज्यों का त्यों लिखा भी जाता है। हिंदी के लेखन व पठन में कोई भिन्नता नहीं होती है। देवनागरी लिपि में मुंह से निकली ध्वनियों को स्थायित्व प्रदान करने हेतु उन ध्वनियों को वर्ण के रूप में आकार दिया गया। अब हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की प्रथम व सबसे छोटी अखंड इकाई है जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता या जिसे और अधिक टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ हम एक शब्द ले रहे हैं सरोवर। यदि हम सरोवर को कुछ भागों में विभाजित करना चाहें तो कुछ इस तरह से करेंगे, सा रो व रा। एक शब्द को हमने 4 भागों में विभाजित किया। अब यदि हम इन विभाजित टुकड़ों को और ज़्यादा विभाजित करना चाहें तो कुछ इस तरह से करेंगे, परंतु यदि अब हम इनको भी विभाजित करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह अविभाज्य हैं और यही वर्ण कहलाते हैं। अर्थात यह विभाजन की अंतिम इकाई, लेकिन भाषा की प्रथम व सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला इस प्रकार लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 49 वर्ण होते हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। अ से औ तक के 11 वर्ण स्वर कहलाते हैं। अंक को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। शेष क से ह तक के वर्णों को व्यंजन कहते हैं तथा क से म तक के व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग व प वर्ग। अंत के 4 वर्णों को छ, त्र, ज्ञ व श्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। वे व्यंजन जो 2 अर्ध व्यंजनों के योग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। वर्णमाला के अनुसार वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं, और जब इन्हीं स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखा जाता है तो वे मात्रा के रूप में उभर कर सामने आते हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, अ, इ, उ, री। स्वर का दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 मात्रा का समय लगने पर इन्हें द्विमात्रिक शब्द भी कहा जाता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर कहलाते हैं। स्वर का तीसरा भेद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है, इसीलिए इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। किसी को दूर से पुकारने, चीखने, चिल्लाने,
रोने आदि में यह श्रव्य होते हैं। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन का पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली ध्वनि कई स्थानों को स्पर्श करती हुई उत्पन्न होती है, अर्थात छूकर निकलती है, तो वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्गी, च वर्गी, ट वर्गी, त वर्गी, प वर्गी के समस्त व्यंजन स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। व्यंजन का दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा विशेष रूप से सक्रिय रहती है, या कहा जा सकता है कि जिनका उच्चारण हमारी जिह्वा द्वारा किया जाता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। व्यंजन का तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऊष्म अर्थात गर्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म श्वास बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जैसे श, स, स, ह। यदि हम इन वर्णों का उच्चारण करते समय अपनी हथेली अपने मुंह के सामने रखते हैं तो हमें अपनी हथेली में गर्म श्वास महसूस होती है। यहाँ हमने वर्णों के उच्चारण स्थान व नाम दिए हैं, जिससे हमें ज्ञात होगा कि वर्णों का उच्चारण मुख के किस स्थान से होता है। जैसे कंठ अर्थात गला, अ, आ, क, ख, ग, घ, ण, ये सभी वर्ण कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। तालु, ई, च, छ, ज, झ, म, य, श, इनका उच्चारण तालु से होता है। मूर्धन्य। मूर्धन्य अर्थात मुंह के अंदर का तालु, दांतों के पीछे सिर की तरफ का भाग, जिससे जीभ का अग्र भाग उलटकर हमारे तालु को छूता है। अर्थात जिस वक्त हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का अग्र भाग हम उलटकर हमारे तालु को छूता है। जैसे यदि आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे री, श, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो आप पाएंगे कि आपकी जीभ का अग्र भाग उलटकर आपके तालु को छू रहा है। इसके बाद आता है दंत अर्थात दंत। ल, त, थ, द, ध, न। यदि हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी जीभ का अग्रभाग हमारे दांतों को स्पर्श करता है। ओष्ठ अर्थात होंठ। उ, प, फ, ब, भ, म में हमारे होंठ सक्रिय रहते हैं। ए और ऐ का उच्चारण हमारे कंठ तालव्य से होता है और ण, य, ण, न, म आदि वर्णों का उच्चारण नासिका से किया जाता है। तथा व और फ का उच्चारण दंत्योष्ठ अर्थात दंत और ओष्ठ से होता है। हम देखेंगे कि व और फ का उच्चारण करते समय हमारे दांत और होंठ सक्रिय रहते हैं। यहाँ हम व्यंजन की कुछ लेखन विधि की ओर दृष्टि डालेंगे। व्यंजन को दो तरीके से लिखा जाता है, एक खड़ी पाई के साथ तथा दूसरी खड़ी पाई के बिना लिखे जाते हैं, जिनमें ण, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और र को छोड़कर सभी व्यंजन खड़ी पाई के साथ लिखे जाते हैं। व्यंजनों के ऊपर पंक्ति दी जाती है, पर थ, ध, भ, श के ऊपर कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। जहाँ आधा र का उच्चारण होता है वहाँ आधे र को र के बाद वाले व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, जैसे कर्म, शर्म इत्यादि। जैसे कर्म में हम जब उच्चारण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि र, क और म के मध्य उच्चारित होता है, परंतु वह म आधे र के बाद उच्चारण होने वाले म के ऊपर लिखा जाता है। व्यंजन से संयुक्त आधा र को वर्ण के नीचे लिखा जाता है, जैसे भ्रम और चक्र इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य आधे व्यंजनों को पूर्ण व्यंजनों के साथ मिलाकर कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत जल्द आप सबके सामने फिर प्रस्तुत होते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल हिंदी कौशल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।